बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई, जहां आज विधानसभा को नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं। प्रेम कुमार का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। दूसरी खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई, तो दूसरा दिन है और चलने वाली कार्यवाही पर भी हमारी नजर होगी। वहीं आज एसआईआर को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। इसके साथ साथ मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही से जुड़ी खबर है और चौथी खबर शेखपुरा से है, जहां वंदे मातरम को लेकर दो शिक्षकों के बीच तनाव हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं 9 की 9 खबर। तो सबसे पहले बात करते हैं 18वीं बिहार विधानसभा का आज दूसरा दिन है। 9 बार के विधायक प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया जाएगा। इसके बाद पहले दिन 235 विधायकों ने शपथ लिया। 7 विधायकों को शपथ लेनी अभी बाकी है। तो देखिए, आज नए स्पीकर के तौर पर प्रेम कुमार मिल जाएंगे और बता दें कि 9 बार के विधायक प्रेम कुमार हैं, जिनको स्पीकर चुना जाना है और ये तय माना जा रहा है कि निर्विरोध उनका चुनाव हो जाएगा। तो 18वें बिहार विधानसभा का आज दूसरा दिन है। कल की अगर बात करें तो कल नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लिया था, लेकिन पहले दिन 235 विधायकों ने ही शपथ लिया था। लेकिन जो बाकी 7 विधायक बचे हुए हैं, उन्हें आज शपथ लेना है। इसके साथ साथ स्पीकर का भी निर्वाचन आज किया जाएगा। आज उस पद पर आसीन होंगे प्रेम कुमार, जो स्पीकर की भूमिका में विधानसभा में होंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी प्रेम कुमार के ऊपर, और वरिष्ठ नेता है और उन्होंने खुद भी कहा कि 90 के दशक से वो राजनीति करते आ रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसका वो निर्वहन करेंगे। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी संसद सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। सोमवार को विपक्षी दलों ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद लोकसभा को स्थगित किया गया था। वहीं आज कांग्रेस संसद भवन के मकर द्वार के सामने प्रदर्शन करेगी। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इससे वोट काटे जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र को खतरा है। तो देखिए, कल लोकसभा में नारेबाजी हुई थी और आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, और खास करके जो एसआईआर का मुद्दा है, इस पर विपक्ष के लगातार तल्ख तेवर दिखाई दे रहे हैं। एसआईआर पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि इससे वोट काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा भी बताया। तो देखिए, विधानमंडल के शीत सत्र का आज दूसरा दिन, तो दूसरी तरफ संसद के शीतकालीन सत्र का भी आज दूसरा दिन है और दोनों जगहों पर, चाहे हम राजधानी पटना की बात करें या फिर राजधानी दिल्ली की बात करें, विधानसभा और लोकसभा, इन दोनों जगहों की कार्यवाही जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को कई बातों को लेकर भी चिताया भी और कहा कि सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए, उचित जो बात है इस संसद में वो उठनी चाहिए। गरिमा का ख्याल विपक्ष को रखना चाहिए। हालांकि इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक जो है वो भी चलती रही। हालांकि कांग्रेस सब हमलावर संसद के अंदर नजर आ रही है और माना यह जा रहा है कि आज भी जो हंगामा है और एक प्रदर्शन का दौर है वो संसद परिसर में चलना है। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद के शीतकालीन सत्र में विशेष चर्चा का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा में इसी सप्ताह गुरुवार या शुक्रवार को यह चर्चा होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विशेष बहस में भाग लेंगे। 30 नवंबर को बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। राज्यसभा में भी सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने इसकी जोरदार वकालत की है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए सभी दलों को इसमें भाग लेने का न्योता दिया है। एनडीए सदस्यों ने राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा की वकालत की है।
तो देखिए, गुरुवार या शुक्रवार को इस वंदे मातरम पर चर्चा होनी और घंटों की ये बहस से चर्चा होनी है। और इससे पहले की अगर बात करें तो 30 नवंबर को बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी। और बड़ी खबर शेखपुरा से, जहां उर्दू प्राथमिक विद्यालय में चेतना सत्र के दौरान वंदे मातरम कराए जाने पर दो शिक्षकों के बीच विवाद हो गया। विद्यालय समिति के लोगों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर हर रोज बच्चों को वंदे मातरम कराना है, लेकिन शिक्षक के विरोध के बाद विवाद हो गया। मामला अरियरी थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद का है। तो ये बड़ी खबर शेखपुरा से बता रहे हैं, जहां उर्दू प्राथमिक विद्यालय में चेतना सत्र के दौरान वंदे मातरम कराए जाने पर दो शिक्षकों के बीच विवाद हो गया। विद्यालय समिति के लोगों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। तो शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर हर रोज बच्चों को वंदे मातरम कराना है, लेकिन शिक्षक के विरोध के बाद विवाद हो गया। तो स्कूल में वंदे मातरम पर यह बवाल हो गया। शेखपुरा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विद्यालय समिति के लोगों के हस्तक्षेप से यह पूरा मामला शांत हो सका। शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर हर रोज बच्चों को वंदे मातरम कराना है, लेकिन शिक्षक के विरोध के बाद विवाद हो गया। अरियरी थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद का यह पूरा मामला सामने आया है। मालूम हुआ कि हुसैनाबाद उर्दू कन्या मकतब में कुछ शिक्षक में विवाद हुआ है, तो सुन के आए। प्रार्थना के दौरान एक का कहना था कि वंदे मातरम नहीं होना चाहिए, एक का कहना है कि होना चाहिए। इसी में कुछ हल्का हल्का विवाद हुआ। हल्का फल्का में हम सुन के आए, उसके बाद दोनों को समझा दिया। ज्ञान का कमी था, समझा दिया, मामला खत्म हो गया। बिहार गवर्नमेंट के अनुसार चेतना सत्र के अंत में वंदे भारत वंदे मातरम का गीत, राष्ट्रगीत गाना है। और ये गवर्नमेंट ने इसके लिए चिट्ठी जारी कर दिया। प्रत्येक विद्यालय में चिट्ठी है, डिस्ट्रिक्ट में भी चिट्ठी उपलब्ध है। खबर मोतिहारी से, जहां स्वास्थ्य विभाग अजब गजब कारनामे को लेकर सुर्खियों में है। अस्पताल में चेस्ट पेन और खांसी का इलाज कराने गए मरीज को डॉक्टर ने एंटी रैबिज का इंजेक्शन लगवा दिया। खांसी आराम नहीं होने पर मरीज ने जब ग्रामीणों से पुर्जा दिखाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मरीज डॉग बाइट की सुई पड़ने से किसी अनहोनी से डरा हुआ है। मरीज का पुर्जा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला संग्रामपुर पीएचसी का बताया जा रहा है। इधर संग्रामपुर पीएचसी प्रभारी ने इसे किसी अस्पताल कर्मी के साजिश करने की बात कही है और मरीज को देखने से भी इनकार किया है। लेकिन पुर्जा पर देखने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर पंकज कुमार है। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग के जिला अपर चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में पुर्जा कैसे कटा और कौन मरीज को कफ और चेस्ट पेन में डॉग बाइट की सुई दी, इसके लिए विभाग ने 4 सदस्य की टीम बनाई है जो जांच करेगी। जो कॉलेज में हमारा दर्द रहे, खोखते खोखते हम सर से बोले कि सर हमारा दर्द खोखी से गैस हो जाता है और भूख नहीं खा लागल। बस इतने ही हम कहनी। ओकरा बाद दवा लिख ले, पुर्जा बुझल पुर्जा दे ले गनी। हमरा टेट भेट के सुई एगो पड़ल, एगो कुकुर के सुई पड़ गई। फिर एगो 1 तारीख के भल, तब वो अधिकारियों लोग काले हॉस्पिटल के कहल तरह कुकुर के सुई लोग दे दिले बा। अशोक जी कहल। अच्छा हाँ, ये कुकुर के सुई राम किसी में तरह कुकुर कटल भाई। हमरा कहाँ कुकुर कटल बजे कुकुर, तो कुकुर के सुई दे दिले बा लोग। अच्छा, ऐसा संज्ञान में आया है कि संग्रामपुर पीएचसी पे खांसी वाले मरीज को ARV का सुई दे दिया गया है, जिसके लिए जिला के द्वारा त्रिस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, ACMO एवं डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस अफसर हैं। जांच के उपरांत अगर कोई इसमें दोषी पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी के सबसे बड़े सरकारी सदर अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए कंधे पर ले जाया जाता है। छौड़ादानों से आया एक शख्स अपने भाई को कंधे पर लादकर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे स्ट्रेचर नहीं मिला। सरकार अस्पताल में करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी और कर्मचारियों की गड़बड़ी के कारण मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। बेतिया से बड़ी खबर, जहां गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी। स्थानीय लोगों ने कई लोगों का रेस्क्यू किया। नाव पर सवार 2 लड़कियां लापता बताई जा रही हैं। दोनों लड़कियों की तलाश जारी है। नाव पर 15 लोग सवार थे। दियारा से सभी वापस लौट रहे थे। बैरिया के कोइरपट्टी घाट पर यह नाव हादसा हुआ। लापता लोगों की तलाश चल रही है। तो गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। 2 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अभी बताया जा रहा है कि
2 लड़कियां जो नाव पर सवार थी वो लापता है। दोनों लड़कियों की तलाश अभी भी जारी है और इस नाव पर कुल 15 लोग सवार थे। तो स्थानीय लोगों ने कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 लड़कियां लापता, जिनकी खोजबीन लगातार जारी। उनके परिवार में अब चिंताएं बढ़ने लगी है क्योंकि समय काफी ज्यादा बढ़ रहा है, अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। दीरा की तरफ से नाव आ रहा था, उस पर 15 आदमी सवार थे। उधर से नाव आने के कारण, पानी तेज होने के कारण बड़ा इधर नाव था जो एक साइड लगा था, उसमें आके टकरा गया। टकरा जाने के कारण नाव पलटी हो गया है। पलटी हो जाने के बाद उसमें सब कोई दहाने लगा है। तब तक मेरे भाई आ रहे थे, इनको सूचना कोई फ़ोन करके दिया है, तब तक जेरी में आए हैं, आकर तड़ाक से नदी में कूद गए और कम से कम 10 आदमी को निकाले वहाँ से। और 2 आदमी, उसमें एक छोटी बच्ची थी जो 7 वर्ष का और एक 17 वर्ष का लड़की थी जो इसमें डूब गई। आने के बाद मैं देखा तो सारी औरतें पानी में बह रही थी बोझ के साथ साथ। मैंने एक एक करके कम से कम 10-11 लोगों को बचाया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो जितने भी सब लोग थे, सबने हेल्प किया मेरा लास्ट में 2-3 लोगों ने। और जो नाव का स्ट्रेंथ था बैठने का, उसमें 15 लोग कम से कम सवार थे, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग बैठ सकते थे। नाव टकराने के कारण, जो घटा में टकराया नाव, टकराने के कारण नाव पलट गया। कटिहार सदर अस्पताल में लाखों की एक्सपायर दवा कचरे के ढेर में फेंक दी गई है। 2018, 2021 और 2022 यानी 3 वर्षों में एक्सपायरी दवा की खेप को अब तक नियम अनुसार डिस्पोजल नहीं किया गया है, जिसके कारण दवा कचरे के ढेर में फेंका हुआ है। अस्पताल के अधिकारी ने भी मजबूरी का हवाला दे दिया है। तो लाखों की दवा बर्बाद हो रही कचरे के ढेर में एक्सपायर दवाएं आप देख पा रहे हैं। अस्पताल के अधिकारी ने भी मजबूरी का हवाला दिया है। बता दें कि 2018, 2021 और 2022 यानी 3 वर्षों में एक्सपायरी दवा की खेप को अब तक नियमानुसार डिस्पोजल नहीं किया गया है। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजे कहर बरपा रहे हैं। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब जरूरी हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर युद्ध जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी मुहिम चल रही है। राज्य भर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और माफियाओं पर कार्रवाई का अभियान तेज हो गया है। बुलडोजर एक बार फिर पटना, सिवान, भागलपुर, आरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, लखीसराय में एक्शन में दिखा। पटना की इन तस्वीरों को देखिए। बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। विधानसभा के नजदीक सचिवालय मैगलेस रोड पर बुलडोजर अवैध दुकानों पर प्रहार कर रहा है। बुलडोजर अपना मुंह खोले बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हैं। सिवान में भी पीला पंजे ने अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपा दिया। गोपालगंज मोड़ से तरवारा मोड़ तक जो भी सड़क किनारे दुकानें लगाई गई थी, उसे तहस नहस कर दिया। आप इन तस्वीरों में देखिए अवैध दुकानों को पीला पंजा कैसे अपना शिकार बना रहा है। बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी है। भागलपुर में भी शहर के अलीगंज चौराहे से लेकर लोहिया पुल तक सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी गई। लोगों से अपील की गई कि वो अतिक्रमण हटाओ अभियान में सहयोग करें, नहीं तो बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अतिक्रमण हटाना क्यों जरूरी है। सड़क किनारे की जमीनों को लोग जबरन कब्जा किए रहते हैं, इससे जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे में अतिक्रमण हटाना जरूरी होता है। सार्वजनिक जमीन, सड़क, फुटपाथ और सामुदायिक जगह आम जनता की होती है। ऐसी जगहों पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है। रास्ता छोटा होने से सड़क सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होता है। इमरजेंसी में गाड़ियां आने जाने में दिक्कत का सामना करती हैं। ऐसे में अतिक्रमण पर वार करना जरूरी हो जाता है। बिहार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दे रही है कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
नई सरकार बनने के बाद शहर शहर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। भागलपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तिलका मांझी थाना के पास कई सालों से जिला प्रशासन ने ही अतिक्रमण कर रखा है। थाना का भवन अतिक्रमण से घिरा हुआ है। थाना के चारों तरफ अलग अलग मामलों में जब्त गाड़ियों को सड़क के दोनों तरफ खड़ी कर दी गई है। ऐसे में जरूरी काम से थाना आने वाले लोगों के साथ पुलिस कर्मियों को भी आने जाने और गाड़ी पार्किंग करने में समस्या हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। बिहार में इन दिनों शहर शहर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। अतिक्रमणकारियों पर पीले पंजे से प्रहार किया जा रहा है। लेकिन हम आपको भागलपुर की एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जिला प्रशासन ने ही अतिक्रमण कर रखा है। यह तिलका मांझी थाना के मुख्य गेट के समीप की यह तस्वीर है। कई कांडों में जब्त जो गाड़ियाँ हैं उसे सड़क किनारे खड़ी कर दी गई है। इस ओर तस्वीर देखिए कि यह एटीएम है और एटीएम के मुख्य गेट के सामने ही इस गाड़ियों को यहाँ पर रखा गया है। सबसे खास बात है कि इस तरफ कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी इधर से आना जाना करती हैं, लेकिन अतिक्रमण होने के कारण लोगों के साथ साथ एम्बुलेंस गाड़ियों को भी आने जाने में खासा परेशानी होती है। और इस रास्ते से रोजाना अधिकारियों की गाड़ी गुजरती है, लेकिन अब तक अधिकारियों की जो नज़र है इस अतिक्रमण पर नहीं पड़ी है। अब देखने वाली बात होगी कि भागलपुर जिला प्रशासन इस अतिक्रमण पर किस तरह की और कब तक कार्रवाई करती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। नवादा में अब जीविका दीदी को नई जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी के तहत जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं अब सदर अस्पताल में साफ सफाई करेंगी। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट का भी निष्पादन इन्हीं दीदियों के हाथों होगा। इससे पहले जीविका दीदी अलग अलग संस्थानों में रसोई का काम संभालती थी, लेकिन अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक और जिम्मेदारी दी गई है। जिला में अब जीविका दीदियों को अब एक नई जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी के तहत जितने भी जीविका दीदियां हैं उन्हें सफाई का भी जिम्मा दिया गया है। इससे पहले वो जीविका रसोई में वो काम कर रही थी, अलग अलग संस्थानों में वो खाना बनाने का काम कर रही थी, मगर अब उनका जो है अब दायित्व को बढ़ा दिया गया है और आज से जीविका दीदी जो है सदर अस्पताल के साफ सफाई का काम को संभालेंगी। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि नवादा सदर अस्पताल के में आज इसका शुरुआत होने वाला है और जीविका से जितनी भी इस समूह से जुड़ी जितनी भी दीदियां हैं आज उन्हें यहाँ बुलाया गया है और आज से इनका जो है कार्य क्षेत्र जो है वो बदल जाएगा और आज सदर अस्पताल का जितना भी साफ सफाई से लेकर जितने भी वार्डों की सफाई हो या कपड़ों की धुलाई हो सभी आज इनके द्वारा किया जाएगा। और बिहार के अलग अलग जिलों में इसकी पहले से ही शुरुआत हो चुकी है, मगर नवादा में अब आज से यह शुरुआत हो रही है। हमारे साथ जीविका के डीपीएम हैं, उनसे हम जानते हैं सर क्या क्या इनका कार्य क्षेत्र होगा ये बताएं। दीदियों का कार्य क्षेत्र होगा कि सभी जो कैंपस है उसका सफाई करना और जो अभी यहाँ हम लोग लॉन्ड्री का भी मतलब चादर धोने का भी काम करेंगे, तो इसको सभी कैंपस को साफ सफाई करना और उसको नीट एंड क्लीन रखना, यही दीदी का काम है। कुछ जीविका दीदियां हैं उनसे भी हम जानेंगे। हाँ ये बताइए पहले आप क्या करते थे? ईटा भट्टा पर काम करते थे। कहाँ काम करते थे? बंगाल हरियाणा जहाँ भी ले जाते थे वहाँ जाते थे। अब आप क्या करिएगा? अभी एक झाड़ पोछा में काम दिया है तो करेंगे ही। तो घर में ही काम मिलेगा? हाँ यहीं पर अपना एरिया में करेंगे। तो कितना फायदा होगा? फायदा होगा इसीलिए तो आए हैं हम लोग, पहली बार अभी आए हैं। तो आपने सुना ये ममता जी हैं और जीविका से हाल में ही जुड़ी हैं और इससे पहले जो है वो ईट भट्ठा पे काम करती थी, मगर अब जो है जीविका से जुड़कर उन्हें एक नई पारी की शुरुआत करेगी, क्योंकि ईट भट्ठा पे काम करने के दौरान उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता था, मगर अब वो घर में ही रहकर ये अपना नया दायित्व निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जीविका दीदियाँ इससे पहले अलग अलग काम कर रही थी, मगर अब नवादा सदर अस्पताल का साफ सफाई का पूरा जिम्मा इनके हाल में है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। रांची से बड़ी खबर, जहां सीएम नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर रेड हुई है। नरेश केजरीवाल के ठिकाने पर ईडी की रेड हुई। ईडी ने सीए के ठिकानों पर पीएमएलए के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एफईएमए के तहत रेड की। झारखंड में ईडी द्वारा एफईएमए के तहत की जाने वाली यह पहली छापेमारी है। नरेश केजरीवाल और उनके पारिवारिक सदस्यों के रांची, मुंबई और सूरत के कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी ने रांची में केजरीवाल के चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय सहित आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की है। तो बड़ी खबर, ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज संवाददाता। ओम प्रकाश, एफईएमए के तहत ईडी की छापेमारी और ये पहली बार हो रहा है, क्या अपडेट है?
जी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये पूरा रेड किया जा रहा है। जो सीए हैं उनके ठिकानों पर खासतौर से बात करें तो ये न सिर्फ रांची बल्कि मुंबई और सूरत कुल 15 ठिकानों पर ये रेड जो है आज कंडक्ट की जा रही है। राजधानी रांची में सीए का जो सीए है नरेश केजरीवाल और उनके पारिवारिक के सदस्यों के खिलाफ ये दबिश दी जा रही है। रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स में उनका कार्यालय है, वहां पर भी ईडी की टीम जो है वो पहुंची है, तो वहीं उनके आवासीय परिसर में थी। पूरी मामले को लेकर अब जो जांच है वो ईडी के अधिकारियों के द्वारा की जाती है, जिसके बाद ही जो वहां से क्या कुछ तथ्य और दस्तावेज सामने आते हैं, किस तरह से फॉरेन जो एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत क्या कुछ चीजें मिलती हैं, उसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका ओम प्रकाश। बिहार में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिसंबर महीने की शुरुआत में लोगों को ठंड सताने लगी है। पछुआ हवा के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में ठंड और धुंध से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां ठंड से लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है। दिसंबर महीने की शुरुआत में लोगों को ठंड सता रही है। पछुआ हवा के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में ठंड और धुंध से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। कड़ाके की ठंड ने बिहार में दस्तक दे दी है। खास तौर पर पछुआ हवा के चलने के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अधिकतम तापमान अगले 4 से 5 दिनों तक सामान्य रहेंगे, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही मौसम विभाग ने चंपारण, मिथिला, लखीसराय और जमुई के इलाकों में अगले 1 हफ्ते तक धुंध की भी संभावना जताई है। तो कहीं न कहीं ठंड के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ने की उम्मीद है। और ख़ास तौर पर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार